हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 12th भौतिक विज्ञान की एक सीरीज दी जा रही है जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें वो सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने। ये जो सीरीज है वो न्यू एनसीईआरटी की बुक के ऊपर बेस्ड है। तो जहाँ जहाँ पर भी ये न्यू एनसीईआरटी बुक जो है जो 2024 में ही आई हुई है, जिसमें से आपके बहुत सारे टॉपिक रिड्यूस हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। जो टॉपिक रिड्यूस है उनको हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। तो ये इस सीरीज का हमारा डे 5 है। इसके पहले हम लोग डे 4 तक पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो चारों डेज नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लेना, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये जो आपकी सीरीज है वो आपकी हिंदी मीडियम में चल रही है। इसके पैरेलल में एक और सीरीज है जो इंग्लिश मीडियम में चल रही है। ठीक है, तो आप उसको इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो और हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम में देख सकते हो। इकाई हमारा एक है जो है हमारा स्थिर विद्युत। इकाई फर्स्ट हमारा क्या है? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत के बारे में और ज्यादा जानने के लिए डे 4 तक आप जरूर देख लेना। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर नंबर 1 और एक चैप्टर नंबर 2, यानी अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 को हम लोग 6 डे में कवर करेंगे, अध्याय 2 को भी हम 6 डे में कवर करेंगे। तो इसके 4 हो गए, आज हम लोग इसका 5वां डे देख रहे हैं। तो अध्याय 1 है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और जो आज का हमारा डे 5 है इसका हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। मतलब जो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र होगा उसमें आपका द्विध्रुव के ऊपर बल आघूर्ण कितना होगा वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, ये आप देख पा रहे होगे, ये पैरेलल लाइन है। तो ये जो आपकी पैरेलल लाइन है ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है? विद्युत क्षेत्र को। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया जिसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारी क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग विद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? विद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ है जो ए और बी है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो इसमें हमारे 2 ध्रुव होते हैं, एक ए और एक बी। एक तरफ प्लस क्यू आवेश होता है और दूसरी तरफ माइनस क्यू आवेश होता है। तो ये आपका प्लस क्यू वाला हो गया और ये माइनस क्यू हो गया। इस पूरे द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग 2l से लेते हैं। एक l जो हमारा O तक होता है इसको हम l कंसीडर करते हैं और O से B को भी हम l कंसीडर करते। तो टोटल ये हमारा क्या हो जाता है? 2l हो जाता। तो जो ये आपका पॉइंट है A और जो ये आपका B पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 2l हो जाएगी। क्लियर? फिर उसके बाद में क्या है, जैसे ही ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे यानी विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो इसके ऊपर एक विद्युत बल लगता है। और हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है? तो E बराबर होता है हमारा F अपॉन में Q। ऐसा हम पहले ही पढ़ करके आ रहे हैं। तो हमारा F बराबर क्या हो जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा इसमें हमारा Q मल्टीप्लाई E। F बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा Q मल्टीप्लाई E। क्लियर है? फिर उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे ही ये हमारा F बराबर Q मल्टीप्लाई E आ गया तो यहाँ पे ये हमारा बल क्या हो जाएगा? QE, और उसके साथ में ये बल हमारा क्या हो जाएगा? माइनस QE, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है और यहाँ पे धनात्मक आवेश है। तो B पॉइंट पर हमारा बल कितना लगेगा? QE, और ये A पॉइंट पर कितना लगेगा? माइनस QE। इन दोनों की बस दिशा अलग अलग है, बाकी का दोनों का परिणाम क्या है? एक जैसा, क्योंकि डाइपोल में ये जो आवेश होता है वो भी क्या होता है? एक जैसा होता है। ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इसको हमने थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितना कोण पर? थीटा। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमारी हैं और जो विद्युत द्विध्रुव है ये दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है? थीटा। तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक। अब अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो जो हमारा बल आघूर्ण होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। किससे करते हैं? तो जो हमारा बल आघूर्ण होता है इसको हम लोग लिखते हैं टाउ से। टाउ टाउ बराबर क्या होता है? तो टाउ बराबर होता है इन दोनों में से लगने वाला कोई एक बल। तो क्या आ जाएगा? बल गुणा इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो। तो बल गुणा क्या आएगा? जो आपकी लंबवत दूरी है वो आ जाएगा आपको। ठीक है, यानी लंबवत डिस्टेंस आ जाएगी। तो बल आपका क्या है? तो बल दोनों में से एक कोई सा ले लो। तो फोर्स इक्वल टू क्या है? यानी बल इक्वल टू क्या है? QE। तो ये आपका क्या हो जाएगा? QE। और लंबवत दूरी क्या है? तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ से, जैसे आप देखोगे BN। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका BN। इन दोनों का जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो BN अभी हमारा क्लियर नहीं है कि ये क्या है, इसकी रीडिंग वगैरह हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या करते, यहाँ पे ट्रायंगल लगा करके निकाल लेते। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साथ में, यहाँ पर जगह कम है तो इस तरफ मैं लिखे दे रहा हूँ इसको। तो ये आ जाएगा एन ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABN में
अगर आप ABN ट्रायंगल देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, और लंब आपका क्या है BN, तो ये आ जाएगा BN, और कर्ण क्या है, तो कर्ण है आपका AB, तो ये आ जाएगा AB। यहाँ से अगर आप BN निकालोगे तो BN का मान क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AB साइन थीटा, और AB आपका क्या है, तो A से B की डिस्टेंस AB है, वो कितना है, तो वो है आपका 2L, तो BN बराबर हो जाएगा आपका 2L साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो जैसे ही मैं BN की वैल्यू रखूंगा तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, QE मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा। और ऐसा हम पहले ही पढ़ करके आ रहे हैं कि एक हमारी वैल्यू होती है P, ठीक, ये हमारा क्या होता है P बराबर क्या होता है 2QL होता है। तो वेक्टर P जो हमारा होगा, जो हमारा इसका मोमेंटम होता है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ की जो आपकी वैल्यू है ये आ जाएगा आपका PE साइन थीटा। और जैसे ही इसको मैं सदिश रूप में लिखूंगा, किस रूप में लिखूंगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ सदिश रूप में। तो जब भी आप सदिश रूप में लिखते हो तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे टाउ वेक्टर। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और साइन थीटा तो इसमें हट ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा लिखते हो कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इस तरह से अगर आप लिखते हो कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो ये होता है हमारा AB साइन थीटा n कैप। ठीक है, ये आपका किस में हो जाता है, तो ये आपका सदिश गुणनफल होता है, जो आपका होता है AB साइन थीटा। तो वैसे टाउ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी हम विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो इसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है टाउ, और टाउ का मान क्या होता है, तो टाउ बराबर होता है हमारा PE साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसके कुछ केस हैं, जैसे एक केस है जब आप थीटा इक्वल टू 0 लोगे, दूसरा केस है जब आप थीटा इक्वल टू क्या लोगे, 90 लोगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि दोनों केस आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो पहला केस हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं डिफरेंट केस ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केस 1। तो जैसे ही मैं पहले ही केस लिखूंगा कि केस 1, तो इसमें हमारा क्या होगा, तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री, और टाउ हमारा क्या है, तो टाउ है PE साइन थीटा। तो यहाँ पे टाउ क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा PE साइन, और थीटा का मान क्या है 0, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। मतलब जैसे ही आप ये इसको रखते हो विद्युत द्विध्रुव को, और जो ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इसके अगर ये समांतर आ जाए तो दोनों के बीच में ये जो आपका कोण है ये आपका क्या हो जाए 0। तो ये जो आपका, जैसे ही आप पेन को देख पा रहे होगे, तो ये ऐसा रखा है और इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही, तो इसके कैसा आ जाएगा, एकदम पैरेलल आ जाएगा, इसी के साथ में जाने लगेगा जब थीटा क्या होगा 0। और जैसे ही थीटा 0 हुआ तो जो हमारा टाउ होगा यानी बल आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो भी हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम दूसरे केस की बात करते हैं। तो केस हमारा सेकंड क्या है, तो अगर हम केस दूसरा देखें तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री लेता हूं तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, तो PE, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी टाउ इक्वल टू हो जाएगा हमारा PE। ठीक, तो जैसे ही हम 90 लेते तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाता है, ये जैसे ही हम 90 लेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा कि टाउ इक्वल टू आ जाएगा आपका PE, और जैसे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये टाउ इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा PE, और अब जब 0 होगा तो ये कितना आ जाता है, तो ये आपका टाउ 0 आ जाता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, जैसे ही इतना हो गया उसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो एक नेक्स्ट इसके बाद में हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जैसे इससे पहले हमने देखा कि इसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण लगेगा तो ये जो आपका है इसको क्या करेगा, घूर्णन प्रदान कर देगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, टॉर्क लगता है यानी टाउ लगता है, जो क्या होता है आपका बल आघूर्ण, जिससे ये क्या होगा इसके चारों तरफ घूमेगा। तो जैसे ये घूमेगा तो इसको ये कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा। तो फिर यही हमारा क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना कार्य करेगा वही हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को, जो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसके लिए सारे डायग्राम एक जैसे ही होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये हमारी क्या है विद्युत क्षेत्र, जिसको हम किससे बोलते हैं ई से। तो ये ई में जैसे ही मैं इसको रख रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव को रख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या होगा,
टाव लगेगा, वैद्युत जो आघूर्ण लगेगा, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये क्या होगा, अपनी जगह पे घूमेगा तो कुछ कार्य करेगा, और वो कार्य कितना होगा तो वही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ पे घूमता है तो ये क्या करता है, कार्य करने लग जाता है, और कार्य हमारा क्या होगा, तो ये यहाँ पे जो कार्य कर रहा है ये कोणीय मतलब जैसे एक कोण के ऊपर क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसका कार्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कार्य को हम इसके W से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट हमारा कार्य बराबर हो जाएगा इसका बल आघूर्ण और साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई जितना भी ये कोण बदलेगा। तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि ये कोण इसका क्या है, ये कोण यहाँ पे थीटा है, और ये अपनी जगह से थोड़ा सा मान लो मूव कर गया, और ये इस तरह से आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, तो इसने ये छोटा सा कोण बदल लिया, और इसको हम क्या मान लेंगे, डी थीटा। तो जो ये बल आघूर्ण लगेगा तो ये कितना बदलेगा, तो यहाँ पे हमने मान लिया डी थीटा। अब एक एक करके वैल्यू रख देते, तो ये छोटा सा कार्य किया तो ये हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू बराबर, और बल आघूर्ण तो इससे पहले हम पढ़ करके आ रहे हैं टाव, ये ऊपर ही हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि इसका बल आघूर्ण क्या होता है, तो ये होता है टाव, और टाव की वैल्यू क्या होती है, पी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा बल आघूर्ण की जगह पीई, तो ये आ जाएगा पीई और साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा डी थीटा। ये जो आपका बल आघूर्ण है, ये आपका बल जो लग रहा है, यह कार्य जो हो रहा है इस बल के ऊपर, तो ये आपका छोटा सा हो रहा है। जब मैं संपूर्ण कार्य के लिए करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संपूर्ण, जब भी आप कार्य करोगे तो संपूर्ण कार्य के लिए क्या होगा, ये छोटा सा हिस्सा है तो इसका आप क्या हो जाएगा, समाकलन, और जैसे ही आप समाकलन करोगे तो ये आ जाएगा आपका डी डब्ल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पीई, और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा, और इसका भी आप क्या कर दोगे, समाकलन। जैसे ही समाकलन करोगे तो जो आपके कार्य है ये आप कहाँ से कहाँ तक रखोगे, तो ये आप रखोगे 0 से थीटा तक, 0 से कहाँ तक, थीटा तक। लेकिन जैसे ही आप पी साइन थीटा करोगे तो इस, नहीं ये उल्टा रख दिया, इसको आप कहाँ से रखोगे, 0 से थीटा तक, और ये वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक रखोगे, तो ये तो वर्क हो रहा, तो वर्क में थीटा थोड़ी ना है, तो ये रखोगे आप 0 से W तक, कहाँ तक, 0 से W तक। जैसे ही आप इसको करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है या समाकलन क्या होता है, तो ये होता है आपका W, तो ये आ जाएगा W और 0। जैसे इसका करोगे तो P तो आपका क्या है, P तो आपका कांस्टेंट है, यानी ये अपनी वैल्यू नहीं बदल रहा है, तो ये तो आपका अचर राशि है, तो अचर राशि बाहर आ जाता है P। साइन का जैसे ही आप समाकलन करोगे तो साइन का आपका क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आप क्या रखोगे, तो अपर लिमिट में रखोगे थीटा और लोअर में 0। जैसे ही आपका निश्चित समाकलन होता है तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये W की जगह आप क्या रख दोगे, ये W और माइनस फिर ये 0, तो एक आएगा आपका अपर लिमिट यानी आ गया W माइनस लोअर लिमिट यानी 0। सेम आप यहाँ पे रखोगे तो P तो कांस्टेंट है तो ये बाहर, फिर यहाँ पे जो आपका कॉस थीटा है इसमें एक बार आप अपर लिमिट रखोगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा, और फिर उसके बाद में माइनस का सिंबल लगाओगे और यहाँ पे आप लोअर लिमिट रखोगे तो वापस से आ जाएगा कॉस 0। ठीक, अपर लिमिट किस में रखते हैं, जैसे ये थीटा है तो इसी की जगह पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे एक बार ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा जो है, तो माइनस कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, फिर जब ये नीचे वाली रखोगे तो माइनस कॉस 0, और फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W में से 0 गया तो यहाँ पे आपका कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका W, बाकी का ये क्या हो जाएगा PE, और जैसे ही माइनस कॉस थीटा रखोगे तो इसकी वैल्यू तो माइनस कॉस थीटा ही आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो जो आपका कार्य है वो क्या आ गया PE, और ये आ जाएगा माइनस कॉस प्लस 1, और अगर इसको थोड़ा सा और सही से मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा W बराबर PE और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, कार्य। तो कार्य हमारा कितना होता है, तो इसका कार्य हमारा हो जाता है W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। जब भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो इसमें कार्य कितना होता है, जब ये थीटा कोण पे घूम जाएगा तो इसका हो जाएगा PE और 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका क्या हो जाएगा, कार्य। इसके भी डिफरेंट केस होते हैं, तो इसके जो हमारे केस होते हैं वो क्या होता है, तो एक हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 90, और एक और हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 180। तो टोटल इसके कितने केस हो गए, तो टोटल हो गए 3। तो तीनों को हम एक एक करके कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस ले रहे हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा बराबर हो गया हमारा 0, ये केस 1 हो गया।
जैसे ही थीटा बराबर 0 लूंगा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा PE 1 माइनस 1, और 1 में से 1 गया 0, 0 का कहीं भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरा हमारा जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, तो ये जो आपका वर्क डन है ये हो जाएगा आपका कितना 0। क्लियर। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा केस सेकंड। तो जैसे ही हम लोग केस सेकंड करेंगे तो केस सेकंड हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू कितना है 90, थीटा इक्वल टू क्या है 90। जैसे ही मैं इसकी जगह पे करूंगा, थीटा की जगह पे 90 रखूंगा, तो ये देखो हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा W इक्वल टू PE और 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 1 माइनस 0 होगा तो 1, यानी W इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा PE, W इक्वल टू क्या आ जाएगा PE। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो जैसे ही हम लोग केस नंबर थर्ड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारा PE और 1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है -1, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा PE 1 और -1 का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +1, यानी W इक्वल टू हो जाएगा 2PE, और यही आपका मैक्सिमम की कंडीशन है। ये किसकी है, मैक्सिमम यानी अधिकतम की कंडीशन है, ये सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या था, वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, W इक्वल टू होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, और जैसे ही हमारा W क्या हो जाएगा 0, तो फिर हमारा कितना आएगा, जो वर्क होगा या कार्य होगा वो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, और जैसे ही हमारा क्या होगा थीटा 90 होगा तो कार्य हो जाएगा हमारा PE, और जैसे ही हमारा क्या होगा जो थीटा है वो 180 हो जाएगा तो वर्क हमारा कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2PE। इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और कहाँ पे कर रहे हैं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखो ऊर्जा क्या होती है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो जब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा कि कार्य हो रहा है, और जैसे ही कार्य होगा तो बगैर ऊर्जा के तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऊर्जा लगेगा, वही ऊर्जा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है इसका मात्रक होता है जूल, और जो कार्य होता है इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल, और जो हमारा कार्य होता है वो ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा किस में बदल जाता है, कार्य में बदल जाता है। तो जो भी हमारा ये कार्य होगा उसी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ऊर्जा से। तो यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव है इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इसको मैं U से प्रदर्शित कर रहा हूँ अभी। तो डेल U बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल W, क्योंकि जो वर्क डन होगा वही किसके, या जो हमारा कार्य होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, ऊर्जा के। इसका जैसे ही मैं समाकलन करूंगा तो डेल U बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन और डेल W की वैल्यू रख दूंगा। तो जो ये हमारा डेल W है इसका मान क्या था, तो ये अभी हम ऊपर पढ़ करके आ रहे हैं, P साइन थीटा डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा PE साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा। जैसे ही मैं इसका करूंगा तो समाकलन करूंगा तो इसकी लिमिट क्या आएगी 0 से U तक। और यहाँ पे जब एनर्जी ऊर्जा जब आप लेते हो तो ये यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये विद्युत द्विध्रुव आप 90 डिग्री से आगे डिफ्लेक्ट कराते हो। तो लोअर लिमिट इसकी क्या होती है π/2 यानी 90, और फिर ये कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा थीटा। तो इसीलिए इसका लोअर लिमिट में यहाँ पे आप क्या रखोगे π/2 और अपर लिमिट में क्या रखोगे थीटा। जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन कराया तो ये आया समाकलन U, और ये हो जाएगा 0 से U बराबर PE बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का वापस से इंटीग्रेशन या समाकलन होगा तो कॉस थीटा, अपर लिमिट है थीटा और लोअर लिमिट है π/2। जैसे ही ये रखोगे तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये PE बाहर, इसकी जगह भी आ जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा और फिर माइनस कॉस π/2, ठीक। और जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो U में से 0 गया तो U, और ये आ जाएगा हमारा PE, और ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। और कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 तो किसी में भी जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो U इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो ये होता है PE माइनस कॉस थीटा, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि U बराबर होता है हमारा माइनस PE कॉस थीटा। इसमें भी हम जैसे अभी इससे पहले हमने केस कराए थे वही केस सेम ऐसे इसमें भी करा लेंगे। तो एक केस हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री पे, तो जैसे ही मैं इसको 0 लूंगा
केस थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री। तो ये u बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पीई और cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी ये आ जाएगा माइनस पीई। दूसरा हमारा केस सेकंड की थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। जैसे ही 90 लूंगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा माइनस पीई, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 0। और उसके बाद वाला जो नेक्स्ट केस में लूंगा तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमने ले लिया 180, और थीटा 180 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है -1, यानी u बराबर आ जाएगा माइनस पीई मल्टीप्लाई -1 का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा पीई। ठीक, तो u कितना आ जाएगा पीई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आप लोगों के। तो पहला हमने क्या पढ़ा, एक समान विद्युत क्षेत्र या विद्युत द्विध्रुव में जो बल आघूर्ण है वो कितना लगा। फिर दूसरा हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। और तीसरा हमने पढ़ा एक समान विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखो ये सारी जो ये आपको पीडीएफ है ये तो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा कहाँ पे मिलेगी, पर इसमें ये डेरिवेशन नहीं है, तो आपको वीडियो को पॉज करके रोक करके और फिर आपको क्या करना है, ये डेरिवेशन उतार लेना है। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, तो इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्षेत्र सदिश। क्या है अगला टॉपिक, तो ये हमारा क्षेत्र सदिश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्षेत्र सदिश भी बोलते हैं, एरिया वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, और ये हमारा क्षेत्र सदिश क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि होता क्या है, क्षेत्र सदिश या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं सदिश क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, सदिश क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या होता है, तो कई समस्याओं में किसी सतह के क्षेत्रफल को सदिश के रूप में देखा जाता है। तब एक क्षेत्र तत्व को हम डेल एस लेते हैं, क्योंकि डेल एस इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। तो कई जगह पर इसको डेल एस लेते हैं और इसको एरिया भी कहते हैं इंग्लिश में, तो कई जगह पर डेल ए लेते हैं। तो डेल ए और डेल एस मतलब कई जगह का मतलब बुक अलग अलग होती है, तो किसी बुक में डेल एस से इसको प्रदर्शित करते हैं, किसी में किससे करते हैं, डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो जब डेल एस होगा तो आप समझ लेना उसने सरफेस एरिया कंसिडर किया है, ए होगा तो उसने एरिया कंसिडर किया है, बाकी का इसका कोई मतलब नहीं। तो क्षेत्र सदिश को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल एस से। लेकिन जैसे ही ये क्षेत्र सदिश हो जाएगा, डेल एस मतलब क्षेत्र है और क्षेत्र सदिश हो जाएगा तो इसको मैं लिखूंगा डेल एस वेक्टर। क्या लिखूंगा, डेल एस वेक्टर। तो इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल को हम किससे लिखेंगे, डेल एस से, और उसको हम किससे लिखेंगे, अगर सदिश में लिखना होगा तो डेल एस वेक्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज करो ये हमारा एक क्षेत्र है और इसके एरिया क्या है, डेल एस। एक छोटा सा लेकर के रखा है तो ये क्या हो जाएगा, डेल एस। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल एस वेक्टर बराबर डेल एस, और दिशा इसकी क्या हो जाएगी, एन कैप। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एस एन कैप। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र सदिश बोलते हैं। आगे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेल एस एन कैप। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में नया टॉपिक जो हमारा है वो है विद्युत फ्लक्स। क्या है, विद्युत फ्लक्स। ये आगे जैसे आप जाओगे तो एक चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ोगे, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से जुड़ा विद्युत प्रवाह सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्याओं का माप होता है। जैसे सपोज करो ये मैंने एक एरिया ले लिया, यानी एक सतह ले ली, ये क्या है, एक सतह है, और इसमें से ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ई से प्रदर्शित करते, तो जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत जाएंगी तो वही हमारा इसका क्या कहलाएगा, वही हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और विद्युत फ्लक्स को हम किससे निरूपित करते हैं, तो इसको हम करते हैं फाई ई से। किससे करते हैं, फाई ई से। और ये एक अदिश राशि है, ये आपकी कैसी राशि है, अदिश। सदिश में आपका क्या होता है, वेक्टर होता है, फ्लक्स में आपका क्या है, तो ये एक अदिश राशि है। तो ये जो आपका फ्लक्स है ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा एरिया हम ले रहे हैं डेल एस, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, डेल फाई। तो डेल फाई ई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो होता है आपका विद्युत क्षेत्र यानी ई, और साथ में क्या आ जाएगा, जो ये एरिया है वो, तो ये इसको हम किससे करते हैं, ई डेल एस से। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये आपके विद्युत क्षेत्र रेखा है, जैसे ये आपका क्या हो गया एरिया, एक बार मैं इसको इरेज करके वापस से बना देता हूँ। तो कई बार ये क्या हो जाता है कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो लंबवत नहीं आती, तो उसको हमें क्या करना होता है, लंबवत बनानी होती। तो जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग ले रहे एक ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, और इसमें ये इसकी लंबवत है, इसको हम एन कैप मान रहे हैं क्योंकि ये एरिया वेक्टर हो गया।
और यहाँ से ई से विद्युत क्षेत्र रेखाएं थीटा कोण के साथ जा रही। कैसे कोण के साथ जा रही? थीटा कोण के साथ। जब ये 90 डिग्री पर जाएगा तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? तो ई डेल एस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही थीटा कोण पर जाएगा तो इसका हमें कैसा लेना है? लंबवत प्रवाह लेना है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो एक इस अक्ष पे हमारा क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष पे, एक हो जाएगा हमारा वाई अक्ष पे। तो जिसके साथ में थीटा होता है उधर हमारा क्या हो जाता है? ई कॉस थीटा, और जिसके साथ में नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। तो ये तो इसके लंबवत, ये इसके समांतर हो गई, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। ये इसके क्या हो गई? ये इसकी लंबवत हो गई, तो ई कॉस थीटा। तो जब लंबवत जाएगा तो ये हमारा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? तो ई की जगह आ जाएगा ई कॉस थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा? डेल एस। कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ये कॉस थीटा क्यों आता है? तो ये कॉस थीटा इसी की वजह से आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, और जैसे ही डेल फाई ई लिखूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा? ई डेल एस कॉस थीटा। और जब जब कॉस थीटा आता है तो वहां पे क्या हो जाता है? डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, तो इसकी जगह आ जाएगा फाई ई वेक्टर ई डॉट डेल एस वेक्टर। और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये हमारा क्या? दिशा को देते ही नहीं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डेल एस कॉस थीटा। तो ये क्या था? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है? तो ये हमारा किसी भी क्षेत्रफल से जितनी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरेंगी वही हमारा क्या कहलाएगा? विद्युतीय फ्लक्स कहलाएगा। पर कई बच्चों का ऐसा भी डाउट होता है कि सर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, क्या है? जो ये विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा होती है ये तो काल्पनिक होती है। तो आप तो बोल रहे हो कि नंबर में, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है जब ये काल्पनिक है तो इसका नंबर कैसे आएगा? तो एक्चुअल में क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हम बोल रहे हैं कि इसकी संख्या गुजरेगी, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जगह यहाँ पे क्या है? विद्युत तीव्रता को ही ये प्रदर्शित कर रही है। तो ई हम ले रहे हैं और ई हमारी क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ई तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं ना, 1/4πε0 और q/r²। ये हम पहले पढ़ करके आ रहे हैं। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है ये ई और इनको लेकर के, तो आपको पुराने जितने भी लेक्चर हैं जो हमने 4 पढ़ लिए उनको आपको जरूर देख लेना है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट आज का जो हमारा ये 4th डे था, इसका हमारा ये लास्ट लेक्चर है, सॉरी लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट क्या है? विद्युत फ्लक्स के प्रकार। अगर मैं विद्युत फ्लक्स को देखूं जो क्या होता है? ई डेल एस कॉस थीटा या फिर वेक्टर ई डॉट डेल एस। अच्छा, एक और चीज इसकी एसआई मात्रक और देख लेते हैं फ्लक्स का। तो फ्लक्स जो होता है इसका क्या होता है? एसआई मात्रक। क्या होगा? एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो फाई ई बराबर क्या है? तो ये ई मतलब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का हमारा क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन पर कूलम। और साथ में ये क्या है? डेल एस। डेल एस का क्या होता है? तो ये होता है सरफेस एरिया, ये होगा मीटर स्क्वायर। तो फाई ई का हमारा एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जो हमारा फ्लक्स होता है इसका हमारा क्या होता है? एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धनात्मक विद्युत फ्लक्स, एक होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं तो उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस अवस्था में विद्युत बल रेखाएं अपसारित होती हैं। मतलब जैसे ये एक हमारा क्या है? क्षेत्र है, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये बाहर की तरफ जा रही हैं। यहाँ से क्या है? इस सतह से बाहर जाती हुई प्रतीत हो रही। तो इसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक विद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, जैसे ये एक हमारा पृष्ठ हो गया और यहाँ से विद्युत रेखाएं आ रही हैं और ये इसके अंदर जा रही हैं, तो अंदर जब जाएंगे तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, और बाहर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? धनात्मक विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और धनात्मक विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स को आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद में हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे गॉसियस थ्योरम या गॉस थ्योरम या गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय में ये लगेगा और ये बहुत ही ज्यादा आपका यूज होता है फ्लक्स। ठीक, तो ये आपका 2 टाइप होगा। जैसे ही आपका क्या होगा? किसी सतह से बाहर जाएगा तो धनात्मक, और किसी सतह के अंदर आएगा तो कैसा होगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक को अभिसरित बोलते हैं, और जो आपका धनात्मक होता है उसको अपसरित बोलते हैं। ठीक, ये आज का आपका लेक्चर था। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ की जरूरत पड़े या डायग्राम वगैरह की, तो ये कहाँ से मिलेगी? इसमें जो ये मैंने ओवरराइड किया है ये नहीं आपको मिलेगा, तो ये तो आप इसी में से लिख लोगे। बाकी का जो ये आपका टेक्स्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है इसके लिए? किसी भी जगह पर जाकर के गूगल ओपन करना है। क्या करना है? गूगल। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस पे क्या करोगे? गूगल ओपन करोगे
तो उसमें आपको लिखना है बलास्ट कोचिंग क्लासेस। जैसे ही आप गूगल ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या करना है, गूगल में सर्च करना है, किसी भी ब्राउजर में कर लेना, बलास्ट कोचिंग क्लासेस लिखोगे तो ये पहली लिंक निकल करके आएगी, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये आपका खुलेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये आपका, ठीक है। और जैसे ही ये आपका खुल जाएगा तो आप क्या करोगे, ये तो जैसे ही आपका खुलेगा तो कुछ इस तरह से खुलेगा। तो ये आपके बोर्ड कोर्स की फ्री एजुकेशन साइट्स है। यहाँ पे आप देख लो कि ये इस तरह से खुलेगा, ये बैकग्राउंड में एक इमेज भी आएगी। जैसे ही आपका खुल जाता है तो इसको आपको नीचे लेकर के जाना है, और जैसे ही सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके 12th क्लास के सारे कोर्स हैं। तो वैसे ही आपका क्या है, 12th भौतिक विज्ञान, ये आपका हिंदी मीडियम में है। इसको जैसे ही आप ओपन करते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12वीं भौतिक विज्ञान 2023-24 का कोर्स। और इसको नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है बोर्ड परीक्षा और JEE और नीट के लिए नोट्स। इसको आप ओपन करोगे तो ये चैप्टर वाइज ओपन होगा। अभी हम पहले ही चैप्टर डाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे केवल विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। जब आप बाद में हो सकता है ज़्यादा चैप्टर आ जाए तो आप इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे। जैसे ही फर्स्ट वाले पे ओपन करोगे तो ये यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे चैप्टरों की, सारे टॉपिक की। जैसे ये आप देख पा रहे होगे। अगर ये आपके मोबाइल में नहीं खुलती है तो यहीं से आप यूट्यूब के ऊपर स्विच कर जाना तो वहाँ हो जाएगी। ये आपका डे 1 की PDF है, ये डे 2 की, ये डे 3, ये डे 4 और ये आपकी क्या है, डे 5 की है। ये आपका जैसे ही ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपका क्या होगा, पूरे पेज में यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आई थिंक, तो उस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। नहीं तो ये जैसे इस तरह से ये आपका क्या है, पूरी PDF आपको मिल जाएगी। इसको आप यहीं स्क्रॉल करा करके भी देख सकते हो, साथ में आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डाउनलोड के लिए आपका इस तरह से ओपन होगा, और यहाँ पे आप डाउनलोड के एरो का सिंबल देख रहे हो, ये देखो आपकी ओपन होगी। जैसे ये PDF आपकी ओपन होगी, आप इसे यहीं पर बड़े रूप में करके भी लिख सकते हो, या फिर आप इसी को यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये PDF आपके पास आ जाएगी, और ये सारे टॉपिक यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी और वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है। कमेंट भी आप कर दिया करो, आपको अच्छा लगे या बुरा, जैसा भी आपको लगती है वो कमेंट कर दिया करो। जो डाउट है उसको भी आप कमेंट कर दिया करो, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।